अतिथि उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री दीपक तिवारी जी के लिए, द वीक के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से श्री दीपक तिवारी जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस गरिमामय पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री जयंत मलैया जी, आदरणीय श्री तारकेश्वर सिंह जी, प्रोफेसर दुबे साहब, नगर पालिका की अध्यक्ष आसाटी मैडम, सत्यमोहन वर्मा जी, उनके पुत्र अभिषेक वर्मा जी, आनंद श्रीवास्तव जी, नरेंद्र दुबे जी, रमेश तिवारी जी जिन्होंने बहुत सुंदर कविता पाठ किया अभी, मेरे बड़े भाई प्रमोद नायक जी, सभा में उपस्थित विद्वज्जन भाइयों और बहनों, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं इस विषय का। अभिषेक मेरे मित्र हैं। सत्यमोहन वर्मा जी की पिछली जितनी भी पुस्तकें हैं वो मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, उनसे मुलाकातें हुई, और जब इस पुस्तक के बारे में संयोग से एक दिन बात हुई और अभिषेक जी ने जब बताया कि ऐसी पुस्तक है जो हमारे बब्बा जी की पुस्तक है, तो अचानक ही मुझे अभिषेक जी और अभिषेक जी के जो पिताजी सत्यमोहन वर्मा जी, दोनों का स्मरण हो आया, और अचानक से मुझे कल्पना हुई कि झुन्नीलाल वर्मा जी संभवतः कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे। सत्यमोहन वर्मा जी विचारवान पुरुष हैं, विद्वान हैं, अभिषेक बहुत ही ऊर्जावान है, और इन दोनों ही बातों का समन्वय झुन्नीलाल वर्मा जी थे जो उनकी पुस्तक को पढ़ने से लगता है। एक कनेक्शन जरूर है जिसके कारण मुझे लगता है कि शायद मुझे यहां बुलाया गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति पर 1956 से लेकर 2003 तक का मध्य प्रदेश का एक राजनीतिक इतिहास लिखने की मैंने कोशिश की थी, जो पुस्तक पिछले वर्ष आई थी, और उस पुस्तक में एक पूरा चैप्टर, एक पूरा अध्याय द्वारका प्रसाद मिश्र पर था। द्वारका प्रसाद मिश्र दुनिया जानती है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सागर विश्वविद्यालय के 10 वर्षों तक कुलपति रहे, पर इसके अलावा जो उनका जो सबसे अविस्मरणीय योगदान है वो कृष्णायन के रूप में है। जो कृष्णायन उन्होंने लिखा, अवधी भाषा में कृष्ण पर संभवतः दूसरी बार वो लिखा गया था। पहली बार कृष्णायन लिखा 1902 में रायपुर के सिमगा स्कूल के हेडमास्टर, एक हेडमास्टर साहब थे, उनका नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, उन्होंने पहला कृष्णायन लिखा। दूसरी बार द्वारका प्रसाद मिश्र ने लिखा। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, कर्म सन्यासी कृष्ण, तो इस पुस्तक में उसका संदर्भ आया है। एक बार द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने कहा था आदरणीय वर्मा जी से कि आप कृष्णायन को एक बार आप इस पर कुछ लिखें, इसको सहज भाषा में लिखें, क्योंकि कृष्णायन जो द्वारका प्रसाद मिश्र का है वो अवधी भाषा में दोहा चौपाइयों में लिखा गया। 8000 दोहा चौपाइयां हैं उसमें। संभवतः उन्होंने कुछ प्रयास भी किया, पर फिर बाद में उन्होंने, जैसा कि इस पुस्तक के प्राकथन में सत्यमोहन वर्मा जी ने लिखा कि वो उनको लगा कि शायद वो संभव नहीं हो पा रहा है, और इस तरह से लिखा। मैं जब पीछे जाता हूं, जो झुन्नीलाल वर्मा जी का जो व्यक्तित्व है, भरत दर्शन का जो आमुख है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। मैथिली शरण गुप्त ने उस पर टिप्पणी की। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने स्वयं कितना लिखा महाभारत पर, कितने तरह से उन्होंने लिखा, कितने विषयों पर लिखा, राष्ट्रकवि। कई बार ये लगता है कि उस समय जो लिखा जा रहा था वो लिखने वाले कौन लोग थे? वो लिखने वाले ज्यादातर कांग्रेस के नेता थे। एमएलसी रहे वर्मा साहब, द्वारका प्रसाद मिश्र के साथ में थे, रविशंकर शुक्ल के साथ में थे। रविशंकर शुक्ल उस समय सागर विश्वविद्यालय बना रहे थे। सागर विश्वविद्यालय, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सागर विश्वविद्यालय के मामले में जो वर्मा जी का योगदान है, जो आप लोग जानते ही हैं,
मुझे लगता है कर्म सन्यासी कृष्ण लिखते समय वो स्वयं भी उसका पूरा, जिसको कहे कि वो उस तरह का जीवन जी रहे थे। सागर विश्वविद्यालय में द्वारका प्रसाद मिश्र को कुलपति बनाने वाले लोगों में से एक थे वर्मा जी। अब उसका भी एक छोटा सा किस्सा है, जरूर सुनिए। द्वारका प्रसाद मिश्र स्वयं कृष्ण भक्त थे, कृष्णायन लिखा था। कांग्रेस पार्टी के अंदर दक्षिण पंथ की एक जो धारा थी उसके प्रमुख संवाहक थे। पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ साथ थे। एक साथ तय हुआ था कि सब लोग जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ इस्तीफा देंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कुछ जरूरत से ज्यादा ही जो कांग्रेस का जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है वो करते हैं, और इस कारण से जो भारतीयता है, जो भारतीय विचार है, जो भारतीय संस्कृति है, उसका बहुत अच्छे से पोषण नहीं हो पा रहा है कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण, तो इसलिए हम सब लोग मिलकर इस्तीफा दे देंगे। पुरुषोत्तम दास जी तो रह गए, पर द्वारका प्रसाद मिश्र ने 16 पन्नों का इस्तीफा मध्य प्रदेश की विधानसभा, जो हमारा पुराना मध्य प्रदेश था, वहां पर 16 पन्नों का इस्तीफा भरी विधानसभा में उन्होंने पढ़ा, इसलिए कि वो रिकॉर्ड में रहे, ये कहते हुए कि क्यों नेहरू के कारण, जवाहरलाल नेहरू के कारण, जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण इस देश का नुकसान होगा, और इस कारण से मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ता हूं। आज जब उसके बाद में किस्सा ये कि द्वारका प्रसाद मिश्र के लिए जब जनसंघ की स्थापना हो रही थी, तो एक प्रसंग ये भी है कि उनसे कहा गया था कि जनसंघ के पहले अध्यक्ष आप बनिए, पर उन्होंने किसी कारण से मना किया। जब वो इस्तीफा देके बाहर आए तो झंडे वाला पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने द्वारका प्रसाद मिश्र से भाषण करवाया अपने बीच में। तो इतने दक्षिणपंथी थे वो लोग। तो आज अगर झुन्नीलाल वर्मा जी बोल रहे होते, आज अगर वो बात कर रहे होते, द्वारका प्रसाद मिश्र बोल रहे होते, रविशंकर शुक्ल बोल रहे होते, तो हम सब कंफ्यूज हो जाते कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोल रहा है या कौन बोल रहा है। कांग्रेस अपनी चीजों के कारण ऐसा प्रतीत होता दिख रहा है कि जैसे कुछ कुछ चीजें, वो एक अलग राजनीति हमारा यहां पर विषय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय जब 1920 के करीब ये लिखित चीजें हैं, 1920 के करीब जब हिंदू कहने में लोगों को शर्म का अनुभव होता था, जब स्टेशनों पर लिखा होता था हिंदू पानी, मुस्लिम पानी, अलग अलग होता था, उस समय जब लोग इतनी शर्म का अनुभव करते थे अपना नाम के लिए कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उस समय की जो सरकारें होती थी उसके हिसाब से काम करने लगते थे, वैसे समय झुन्नीलाल वर्मा जी ने भरत दर्शन लिखा 1956, भरत दर्शन। तो कई बार बड़ा आश्चर्य लगता है, क्यों? पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं वहां के पुनर्जागरण काल के, मधुसूदन दत्त, मित्राक्षर छंद के वो जनक कहे जाते हैं। बाद में मैथिली शरण गुप्त ने इनका एक जो मेघनाथ वध नाटक था उसका उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया, तर्जुमा किया। वो अंग्रेजी से इतने प्रभावित हो गए, वो अंग्रेजी के साहित्यकार विद्वान बनना चाहते थे कि उन्होंने अपना नाम ही कर लिया माइकल मधुसूदन दत्त। 1936 में हमारे एक गवर्नर थे इसी प्रांत के, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, जो बाद में वो सेंट्रल प्रोविंस के अंतिम गवर्नर थे, बलवंत शर्मा। और बलवंत शर्मा लिखते थे क्लाइड बलवंत शर्मा, क्योंकि उस समय की राजनीति के हिसाब से ये चीजें फिट बैठती थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने जब पद्मावत लिखा तो वो संभवतः प्रोफेसर दुबे साहब हैं, मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं, वो करेक्ट करेंगे मुझे, तो अवधि में दोहा चौपाइयों में लिखा गया वो पहला ग्रंथ था। मलिक मोहम्मद जायसी, रामचरितमानस से 30 वर्ष पहले, रामचरितमानस से 30 वर्ष पहले लिखा गया। अवधि को प्रामाणिक रूप में उसी में पाया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे जो ग्रंथ उस समय लिखे गए, हिंदी के जो ग्रंथ, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती उसके 200 वर्षों के बाद लिखी, कुतुबन ने मृगावती, शेख निसार ने
यूसुफ जुलेखा, ये सब अवधि में लिखे गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये वो जो लोग लिख रहे थे वो कौन थे, जो कृष्ण पर इतनी प्रामाणिकता से जो लोग लिख रहे हैं, भले वो किसी भी धर्म के अवलंबी बन गए हो, उसके अनुयायी बन गए हो, मूलतः थे सभी वो इसी देश के पैदा हुए लोग। इस पुस्तक को जब मैं पढ़ रहा था तो एक प्रारंभ में ही चैप्टर है ऐतिहासिकता और अनुसंधान पर। मुझे लगा कि काश ये पुस्तक मुझे पहले मिली होती। वैसे तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइंस का नहीं है, तो मुझे क्यों बुलाते बंबई में अभी हाल ही में हुई साइंस कांग्रेस में। पर वहां पर इस तरह के आख्यानों व्याख्यानों की बहुत आवश्यकता थी जो कृष्ण की ऐतिहासिकता को सिद्ध करती। क्योंकि अब तो पूरे में बिल्कुल ये वातावरण, जैसा कि अभी बहुत अच्छे से प्रोफेसर दुबे साहब ने भाव और विचार में कृष्ण की व्याख्या की, वो मेरा क्षेत्र नहीं है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। पर इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जितने भी हमारे मान बिंदु हैं भारतीयता के, हमारी संस्कृति के, उन पर पश्चिम से बहुत सधे हुए तरीके से उनका क्षरण किया गया है। उसको बचाने का काम ये पुस्तक कर सकती थी अगर इसका जो पहला चैप्टर है वो ही ले जाके वहां पर बॉम्बे में हुई वर्ल्ड साइंस कांग्रेस में रखता। ऐतिहासिकता है, भाव ज्यादा है, लोक जीवन में आ चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी प्रामाणिकता समाप्त हो। उदाहरण है। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है, इस पुस्तक को जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो जिस तरह से तुलसीदास जी ने लिखा, स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती, नाना पुराण निगमा, तो नाना पुराण से ली गई इसमें चीज है। स्वांताय सुखाय भी थी, यह भी साबित है क्योंकि वो बक्से में ही मिली, उन्होंने उसको छपवाई भी नहीं थी। पर हमारा जो स्वांताय सुखाय पश्चिम के स्वांताय सुखाय जैसा नहीं है। पश्चिम में जो कला और संस्कृति के लिए कहते हैं कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, कला के लिए हम करते हैं। हमारे यहां स्वांताय सुखाय में लोकहित निहित है। इसमें लोकहित है, इस पुस्तक में, इस लेखन में लोकहित निहित है। और जब ये लेखन उस समय हुआ है और उसकी प्रामाणिकता आज इसलिए बहुत ज्यादा होगी जब हमारे जैसे जो 50 वर्ष से कम उम्र वाले लोग जब इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत आसानी है। गीता पढ़ते समय हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए, संस्कृत क्योंकि हम सब लोगों के लिए सुगम नहीं है, इसको पढ़ने से बहुत कम, वैसे भी कृष्ण पर तो कितना लिखा गया है, लाखों नहीं तो हजारों ग्रंथ तो होंगे ही कृष्ण पर इसको पढ़ने से, एक जिसको बोलते हैं जो हम लोग की आदत हो गई है कुंजी गाइड में पढ़ने वाली, तो कम में शायद हम कृष्ण को उन अर्थों में समझ पाए जिसमें भारतीयता का एंगल है, जिसमें प्रामाणिकता का एंगल है, जिसमें वैज्ञानिकता का एंगल है। कृष्ण की जब बात होती है तो तरह तरह से उनका विश्लेषण होता है, तरह तरह से उनके बारे में कहा जाता है कि पूर्णावतार है, गीता, महाभारत। पर इन सब के बीच में जिस तरह से कृष्ण की व्याख्या यहां इस पुस्तक में एक जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल सहज तरीके से की गई है, जिसको डे टू डे के तरीके से, वो बहुत ही आश्चर्यकारी है। और मैं तो कम से कम उन लोगों से जरूर कहूंगा जो लोग युवा हैं, नई पीढ़ी के हैं, कि वो इसको जरूर पढ़ें। इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आज मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया। यहां पर मुझे आज जो सबसे बड़े जो आनंद का अनुभव हुआ वो प्रोफेसर दुबे को सुनने का अनुभव था। इसके अलावा तारकेश्वर सिंह जी को सुनने का अनुभव था, क्योंकि ये लोग
कृष्ण के विशेषज्ञ हैं। मैं कृष्ण का विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं विशेषज्ञ हूं पत्रकारिता का। मैं थोड़ा बहुत अगर विशेषज्ञ हूं तो पॉलिटिकल हिस्ट्री का विशेषज्ञ हूं। और उस एंगल से जब मैंने चीजें देखी तो मुझे लगा कि सागर विश्वविद्यालय, द्वारका प्रसाद मिश्र, रविशंकर शुक्ल, ये तीनों का जो कनेक्शन है और उसके बीच में आदरणीय वर्मा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सागर विश्वविद्यालय के बहुत सारे ऐसे आंदोलन वर्मा जी ने आरंभ में कहा था, महाकौशल की बात कही थी कि महाकौशल प्रांत, महाकौशल कांग्रेस कमेटी ने विधिवत प्रस्ताव दिया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के लिए कि जबलपुर के लिए राजधानी बनाया जाए। और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की जो रिपोर्ट थी 56 की, उसने कहा था कि जबलपुर को ही राजधानी बनना चाहिए। और उस समय जो लोग नेपथ्य में काम कर रहे थे वो वर्मा जी जैसे लोग थे। ये अलग बात है कि वो बात नहीं मानी गई। और जिस दिन मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को, आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि वो दिवाली की रात थी। और उस दिवाली की रात जबलपुर में दिए नहीं जले थे। दमोह का मुझे पता नहीं, लेकिन जब रविशंकर शुक्ल उस दिन जब नागपुर से चले थे इटारसी होते हुए जीटी एक्सप्रेस में बैठ के शाम को वो उतरे भोपाल स्टेशन पर, और जो अभी का राजभवन है वहीं पर उनकी शपथ हुई थी। लाल कोठी तब वो कहलाती थी, अब राजभवन है। और जब वो शपथ के लिए वहां जाने लगे तो किसी ने धीरे से उनको याद दिलाया कि पंडित जी बड़ी गलती कर रहे हो, आज अमावस्या का दिन है, आज शपथ ठीक नहीं होगी। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, ये अमावस्या का दिन भले हो, आज तो लाखों लाख दिए जल रहे, इससे ज्यादा कोई शुभ दिन मध्य प्रदेश के लिए हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश के लिए 1 नवंबर 1956 का दिन सचमुच में शुभ था, जिसके कारण आज हम ऐसे प्रदेश में हैं जो शांति का टापू। और एक बड़ी अच्छी बात आज मुझे लगी कि दमोह को जिस तरह से नया दमोह कहा जाने लगा है, उसके पीछे शायद मलैया जी का ही योगदान है और मलैया जी के साथ में ये विशेषण जुड़ा है। काश हमारा मध्य प्रदेश भी नया मध्य प्रदेश बने। और जो रविशंकर शुक्ल ने कहा था कि वो दिवाली की रात सबसे शुभ रात है, हालांकि वो उनके लिए शुभ रात नहीं हुई क्योंकि 1 महीने बाद ही उनका देहावसान हो गया था। वो मात्र 31 दिन मुख्यमंत्री रह पाए। पर मध्य प्रदेश के लिए हमारी वो दिवाली की जो रात है वो बड़ी शुभ रात बने, नया मध्य प्रदेश बने, इसी कामना के साथ में। और इस शानदार और इस बहुत अच्छे गरिमापूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए यहाँ के लेखक संघ, इतने सारी जो संस्थाएं हैं, क्योंकि ऐसा देखने के लिए अब बहुत ही कम ही मिलता है। ये छोटे शहरों में ही इस तरह का वातावरण जीवित है। हम जैसे लोग भोपाल में हैं, मैं सागर का हूँ, हम पाते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम अब लगभग समाप्त ही होते जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।